हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 66 को डिस्कस करेंगे, जिसका कि टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं। और इसमें सब टॉपिक था अपना अलैंगिक जनन। तो इससे पहले की वर्कशीट में हमने अलैंगिक जनन के बारे में जाना था। तो इसी वर्कशीट को आगे बढ़ाते हुए नंबर 4 पर है पुनरुद्भवन, और ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। इससे पहले हम 3 विधियाँ पढ़ चुके हैं, द्विखंडन, विखंडन और मुकुलन। ठीक है बेटा। तो आज हम पुनरुद्भवन के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और किन जीवों में पाया जाता है। बेटा, पुनरुद्भवन यह बहुकोश की जीवों द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि वो कोशिकाओं में श्रमविभाजन दिखाते हैं। श्रमविभाजन का मतलब होता है कि अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनमें विकसित हो जाती हैं। कोशिकाओं के विकसित होने से ऊतक बन जाते हैं। तो ये बहुकोश की जीवों में होता है बेटा। ठीक है। इस प्रक्रिया में कुछ विशेष कोशिकाओं या ऊतकों का उत्पाद होता है। इस प्रकार के प्रक्रिया में जो विखंडन प्रक्रिया हमने पढ़ी थी कुछ इस तरह की होती है, और होती है हाइड्रा और प्लेनेरिया में। बेटा, हाइड्रा में पुनरुद्भवन भी पाया जाता है और विखंडन की पुनरुद्भवन और मुकुलन दोनों पाया जाता है। और इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल प्लेनेरिया भी है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जीव है संपूर्ण जीव। अगर हम इसको 3 भागों में काट देंगे या टूट जाता है किसी कारण से, अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाता है इसकी बॉडी और ये अलग अलग भागों में टूट जाती है, तो प्रत्येक जो टूटा हुआ भाग है उससे एक नया जीव विकसित हो जाता है। इस प्रकार से हमें उतने ही नए जीव मिल जाते हैं जितने की भागों में ये टूटा है या विखंडित हुआ है। ठीक है बेटा। तो पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल प्लेनेरिया है। आगे बढ़ते हैं, बीजाणु समासंग। बेटा, बीजाणु समासंग क्या होता है? बीजाणु जैसी संरचना बनती है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये कवक या फंगस में पाया जाता है। कवक विशेष प्रकार के बहुकोश की जीव हैं जो थैलस नामक धागे जैसी संरचनाओं के एक नेटवर्क के रूप में मौजूद होते हैं। प्रत्येक थैली में 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं धागे जैसी: क्षैतिज स्टेलोनोफेरस हाइफे, जड़ जैसे राइजोडियल हाइफे, और लंबत कवक तंतु जिनके सिरे पर बल्ब जैसी बीजाणु संरचना बीजाणुधानी होती है। ये हम देख लेते हैं डायग्राम। देखिए, ये 3 भागों में डिवाइड होता है। ये जड़ जैसी संरचना हाइफे होती है, कवक तंतु होती है और बीजाणुधानी होती है। तो ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये बीजाणुधानी होती है। इसके अंदर अनेक बीजाणु जैसी संरचनाएं होती है, स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि किसी फल में बीज बंद रहते हैं, सेम उस तरह की संरचना होती है, ये बीजाणु कहते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये संरचना ऊपर की जो वॉल होती है ये फट जाती है और ये समस्त बीजाणु बाहर बिखर जाते हैं। और जहाँ पर ये बीजाणु जाकर गिरता है वहाँ पर पूरा इस तरह की स्ट्रक्चर बना देता है, ग्रो कर इस तरह की स्ट्रक्चर बनाकर अपनी वृद्धि कर लेता है। इसलिए ठीक है बेटा, ये बीजाणु समासंग है जो परिपक्व होने पर आसपास के वातावरण में हजारों सूक्ष्म बीजाणुओं को छोड़ने के लिए फूट जाती है। ये बीजाणु फफूंद फैलाने के लिए नम भोजन पर बस जाते हैं। उदाहरण ब्रेड मोल्ड या राइजोपस कहते हैं इसको। आपने देखा होगा कि नमी के या बरसात के मौसम में हमारी ब्रेड पर ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की या नीले हरे कलर की कुछ स्ट्रक्चर संरचनाएं दिखाई देती हैं हमें, वो यही फंगस है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसको नम परिस्थितियाँ मिल जाती हैं ग्रो करने के लिए, इसलिए वो ग्रो कर जाता है ब्रेड पर। आगे है कायिक प्रवर्धन। किसी पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां या पत्ती कलियों, ब्रायोफिलम एक पौधे का नाम है। इसमें क्या होता है, पत्ती से जो ब्रायोफिलम की पत्ती होती है उससे ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है, विकास हो जाता है। यह विधि उन पौधों के लिए विशेष रूप से फ़ायदेमंद है जैसे जो पौधे बीज नहीं पैदा कर सकते, जैसे अंगूर, केले। और यह एक तीव्र प्रक्रिया है, लेकिन इसमें कुछ कमी है। और ये कमी क्या है, जो पौधा होता है उसमें अगर कोई रोग है तो वो नए बनने वाले पौधों में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पहले समझ लेते हैं बेटा। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में दो जीवों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने अलैंगिक जनन में बताया था कि एक सिंगल जीव से ही डॉटर सेल बन जाती हैं या डॉटर कोशिकाएं बन जाती हैं। इसके अपोजिट लैंगिक जनन में 2
नर और मादा भाग लेते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में युग्मकों के निर्माण की आवश्यकता होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाती है। और जब ये युग्मक एक साथ मिलकर युग्मनज बनाते हैं तो पूरे जीव का निर्माण होता है। तो द्विगुणित संख्या बहाल हो जाती है। ठीक है बेटा। महत्व: यौन प्रजनन युग्मकों के माध्यम से होता है, जो आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान से बनते हैं। यह विभिन्नता का कारण भी बनता है, जो एक प्रजाति के लिए अपने परिवेश के अनुकूल होने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा इसका कारण यह हमारे चारों ओर विशाल जैव विविधता और विकास का आधार है। इसके द्वारा लैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नताएं पैदा होती हैं और जैव विकास का आधार होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृतबीजी पौधों में यौन प्रजनन। आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म, जिन पौधों में फलों में बीज बनते हैं उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। एक फूल में 4 चक्र होते हैं, जैसे बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। फूल एक लिंगी, नर या मादा अंगों के साथ पपीता, तरबूज या वलिंगी, हेबेसिकस, सरसों आदि होते हैं। या तो फूल एक लिंगी हो सकता है या फूल 2 लिंगी हो सकता है। एक लिंगी मतलब इसमें नर और मादा एक ही भाग पाया जाएगा, और उभयलिंगी और उभयलिंगी का मतलब होता है इसमें इस पुष्प में नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। ठीक बेटा। बाह्यदल फूल की कली अवस्था में रक्षा करते हैं और पंखुड़ियाँ भागों को आकर्षित करने में मदद करती हैं। इसके अलावा फूलों में भागों को आकर्षित करने के लिए सुगंध, मकरंद आदि होते हैं। पुंकेसर में तंतु के शीर्ष पर एक परागकोश होता है, जो परिपक्व होने पर वातावरण में पीले रंग के परागकण छोड़ते हैं। स्त्रीकेसर फूल के केंद्र में मौजूद होता है। मादा प्रजनन अंग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। अंडाशय, जिसमें अंडाणु में मदक युग्मक होता है, मध्य भाग वर्तिका होता है। अंडाशय, मध्य भाग वर्तिका और वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। पराग कणों द्वारा निर्मित नर बीज कोश का डिप्लॉयड युग्मनज का निर्माण करने के लिए बीजाणु में मौजूद मादा युग्मक के साथ मिल जाता है, जो एक नए भ्रूण के रूप में विकसित होकर नया पौधा बनाता है। तो ये होता क्या है बेटा, समझ लीजिए। ये जो है पौधे का मादा जनन तंत्र है और ये पौधे का नर जनन तंत्र है। ठीक है बेटा। जब होता क्या है, ये पुंकेसर होता है तो इसमें परागकोश होता है। ये परागकोश होता है इसमें परागण के लिए। ठीक है बेटा। तो ये स्त्री जो होता है वर्तिकाग्र होता है। ये परागकोश जब फटता है तो कण इसमें आके चिपक जाते हैं और इसके नीचे की तरफ चले जाते हैं अंडाशय में, और यहाँ पर युग्मनज बन जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद में इसमें वृद्धि होकर फल बनता है, फिर बीज का निर्माण होता है। अब चलिए सोचो और जवाब दीजिए। पौधों में, पहला क्वेश्चन है, पौधों में सुगंध और मकरंद क्यों होती है बेटा? तो पौधों में सुगंध और मकरंद इसलिए होती है कि वाहकों को आकर्षित करने के लिए, जैसे कि मधुमक्खी है और आपका तितली है और भी जंतु जानवर होते हैं, उनको आकर्षित कर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनके जाने के लिए, जिससे कि परागण की क्रिया हो सके। ठीक है बेटा। कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ और 2 हानियाँ बताइए। तो कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ और 2 हानियाँ देख लेते हैं। एक तो ये लाभ में पहला लिखेंगे, एक तो ये उन पौधों के लिए यूजफुल है जो बीज पैदा नहीं कर सकते। बिना बीज वाले पौधों के लिए ये नए पौधों के विकसित करने के लिए एक सहायता करता है। और एक यह दूसरी बात है, ये तीव्र प्रक्रिया है, बहुत ही तीव्रता से हो जाती है। और वहीं पर इसका जो है और हाँ, तीसरे नंबर पर ये भी लिख सकते हैं, एक सस्ती और उत्तम विधि है। ठीक है, नए पौधों को प्राप्त करने के लिए। और इसमें लाभ हो गया। ये हानि में लिख सकते हैं, जो मूल पौधा होता है अगर उसमें कोई रोग है तो वो नए पौधे में या संतृप्त पौधे में जाने के पूरे चांस रहते हैं। दूसरे नंबर पर लिख सकते हो कि इसके कारण हमारा जो समय है और जो लागत है वो दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है बेटा। तो ये आपके दूसरे नंबर का आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 है, बंद डिब्बे में फंगस कैसे बढ़ता है? तो बेटा बंद डिब्बे में उनके वृद्धि करने के लिए पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, उसके कारण बंद डिब्बे में फंगस बढ़ता है, क्योंकि बंद डिब्बे में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। कोई बाहर से चीज़ नहीं आ पाती उसको नमी को कम करने के लिए, तो पर्याप्त नमी के कारण उनमें वृद्धि होती है
और वृद्धि कारण फंगस बढ़ता है। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट सॉल्व होती है। आपके क्वेश्चन हमने बता दिया आंसर। तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।